दोपहर की चिलचिलाती धूप में फेरी लगाने वालों को कुछ देर सुस्ताने के लिए आश्रय देता था, परंतु अब उसकी जरूरत किसी को नहीं थी। पतझड़ तो हर साल आता था, परंतु इस पेड़ पर ठहर गया था। यहाँ खिड़की पर खड़े होकर क्या सोच रही हो माँ? कुछ नहीं, सामने वाले पेड़ की स्थिति और अपनी स्थिति की तुलना कर रही थी। क्या माँ? अच्छा चलो लेट जाओ, थोड़ी देर, थक गई होगी। नहीं, देख सूख गया बिल्कुल। अब क्या माँ? भैया ने उसे काटने को बोल दिया है। आखिर हमारी ही जमीन है भाभी, कुछ लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आ जाएगी और कुछ को बेच देंगे। एक काम कर पारुल, अपने भैया को बोल कुछ लकड़ी संभाल कर अलग रख ले। क्यों भला? मेरी लाश को जलाने के काम आ जाएगी, लकड़ी का खर्चा भी बचेगा। माँ जब भी बोलोगी कड़वा ही बोलोगी। पूरा मोहल्ला भैया भाभी की तारीफ करते नहीं थकता। उनकी सेवा भावना ने सबका मन मोह लिया है, परंतु तुम, उसके पीछे की मजबूरी क्या तू नहीं जानती? जो भी हो, तुम्हारा समय तो अच्छा कट रहा है ना? कितने बुजुर्गों को यह सम्मान मिलता है। ठीक ही कह रही है। आशा करती हूँ तुम दोनों भाई बहनों को ऐसा सम्मान ना मिले। गुस्से से पैर पटकती हुई भाई की बहन चली गई थी। छोटा सा परिवार था मीना जी का। एक पुत्र माधव तथा एक पुत्री पारुल। अपने जीवन काल में ही मीना जी के पति श्री नागेश प्रसाद जी ने सभी कर्तव्यों का निर्वहन कर दिया था। स्वयं शिक्षक होने की वजह से शिक्षा की महत्ता का उन्हें भान था, इसीलिए दोनों बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई। बेटा माधव होशियार था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होते ही जल्द ही उसका चयन अभियंता के रूप में हो गया था। बेटे को सरकारी नौकरी मिलने की खुशी नागेश जी को बहुत हुई थी। नौकरी मिलने के बाद उसने अपनी पसंद से शादी भी कर ली। मीना जी थोड़ा विचलित जरूर हुई थी, परंतु नागेश जी ने उन्हें समझा लिया था। लड़की पारुल भी अपने भाई से पीछे नहीं रही थी। बीएड की परीक्षा देने के कुछ समय बाद ही उसका चयन सरकारी शिक्षिका के रूप में हो गया था। पारुल के विवाह के समय हालांकि उसके ससुराल वालों की तरफ से कोई मांग नहीं रखी गई थी, परंतु उसकी कमी पारुल की स्वयं की मांगों ने पूरी कर दी थी। नागेश जी ने सदा ही दहेज का विरोध किया था, परंतु अपनी ही पुत्री की मांगों का वो क्या करते। पारुल यह भी भूल गई थी कि एक ईमानदार स्कूल शिक्षक अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के बाद अपने बैंक अकाउंट में लंबी चौड़ी रकम तो जमा नहीं कर पाएगा। उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी जो वह अपने बच्चों को दे सकते थे वह थी शिक्षा। जितना हो सका नागेश जी ने उसकी मांग पूरी करने की कोशिश की। यह बात और थी कि पारुल को खुश नहीं कर पाए थे। मीना जी के लाख समझाने पर भी नागेश जी ने अपने बेटे के सामने हाथ फैलाना गवारा नहीं किया था। वैसे भी माधव की पत्नी नित्या ने पहले ही महंगाई का रोना रो दिया था। 2 साल पहले मीना जी के पति का देहांत हो गया था। माधव ने अपने साथ मुंबई ले जाना चाहता था, परंतु अपने घर की मालकिन बनकर रहने वाली मीना जी को आश्रित बनकर जाना मंजूर नहीं हुआ। दूसरी बात यह भी थी कि माधव ने कभी भी जोर नहीं डाला। खैर, पारुल का तर्क यह था कि माता पिता की जिम्मेदारी बेटे की होती है, बेटी की नहीं। मीना जी ने कभी भी दोनों बच्चों से कोई उम्मीद नहीं रखी। छुट्टियों में पारुल और माधव दोनों ही अपने बच्चों के साथ आते, अच्छा समय बिताते और फिर वापस चले जाते। यह व्यवस्था सभी को ठीक लगी थी। कई रिश्तेदार नासिक में घर के पास ही रहते थे। मीना जी की देखभाल के लिए गंगा और उसका बेटा उनके साथ ही रहते थे। एक कमरा दोनों माँ बेटे को दिया हुआ था। उनके शांत जीवन में हलचल तब शुरू हुई जब माधव ने अपना तबादला मुंबई से नासिक करा लिया। शुरुआत में मीना जी बड़ी खुश हुई। आखिर बेटा बहू पोता पोती के साथ रहने की खुशी किसे नहीं होगी। आस पड़ोस के लोगों ने भी माधव के इस मातृभूमि प्रेम की भूरी भूरी प्रशंसा की। माधव और उसकी पत्नी नित्या दोनों ही उनका बहुत ध्यान रखने लगे थे, पहले से कहीं ज्यादा। मीना जी अपने पुत्र में आए इस बदलाव से बहुत खुश थीं, परंतु मीना जी की खुशी को पहला धक्का गंगा ने लगाया था। इतने सालों से साथ रहते हुए गंगा काफी मुँह लगी हो गई थी। अम्मा जी, नित्या बहू और माधव भैया तो काफी बदल गए हैं। बुरा ना मानना, पर बड़े बूढ़े कह गए हैं। ज्यादातर जहाँ अचानक आ जाता है वहाँ चींटियाँ भी जरूर आती हैं। कहीं कुछ मतलब तो। चुप कर, मुझे खुश देखकर जल रही है क्या तू? गंगा को तो मीना जी ने चुप करा दिया, परंतु उनके स्वयं के मन में संदेह के बादल घुमड़ चुके थे। ना चाहते हुए भी शक का बीज पनप चुका था। सच सामने आने में ज्यादा समय भी ना लगा था। माधव ने अपने दोनों बच्चों नमन और रिया का दाखिला नासिक के ही एक अच्छे स्कूल में करा दिया था। नमन तो रोज स्कूल जाता, लेकिन रिया महीने में 1 या 2 बार ही स्कूल जाया करती थी। पता नहीं कौन सी बीमारी उसे अक्सर हो जाया करती थी।
दिन ब दिन उसका स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा था। कई बार मीना जी ने पूछना चाहा भी तो नित्या उन्हें टाल देती थी, परंतु उस शाम वे टाल ना सके थे। उस शाम रिया बैठे बैठे ही बेहोश हो गई थी। घर में कोहराम सा मच गया था। डॉक्टर के जाने के बाद मीना जी ने माधव से पूछ ही लिया था, क्या चल रहा है यह सब, क्या हुआ है रिया को, कोई मुझे बताएगा? तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा मैं माँ, यह कहकर रोने लगा था माधव। बेटा रो मत, मुझे बता। माँ, रिया की दोनों किडनी खराब हो गई हैं। डॉक्टर ने कहा है किडनी प्रत्यारोपण करना होगा। सुनकर चक्कर आ गया था मीना जी को। कोई भी सोच नहीं सकता था 10 साल की बच्ची के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। अब क्या होगा बेटा, तुम चिंता मत करो, डोनर ढूंढ रहे हैं और कुछ नहीं तो मैं हूं ना, मैं अपनी किडनी दे दूंगा। इतना कहकर माधव वहां से चला गया। रात में जब नित्या मीना जी के पास दूध लेकर आई तो उन्हें चिंता में डूबा ही पाया। माँ सोई तो नहीं, दूध लाई थी आपके लिए, लाइए पहले आपके पैर दबा दूं। अरे नहीं नित्या, ठीक हूँ मैं, बस रिया और माधव का सोच सोच कर परेशान हूँ। हाँ माँ, आप ही सोचिए, क्या उम्र है हमारी रिया की। और माधव, उसे तो कोई खतरा नहीं होगा ऑपरेशन के बाद, सब सामान्य ही रहेगा ना। ऑपरेशन तो रिस्की ही है माँ, और सामान्य तो क्या हो पाएगी जिंदगी। मैंने तो कहा भी मैं दे देती हूँ किडनी, तुम्हारा सही रहना हम सबके लिए जरूरी है। तुम्हें कुछ हो गया तो माँ का क्या होगा, तुम पर ही तो सब जिम्मेदारी है, मेरा क्या है। अरे ऐसा क्यों बोल रही है बेटा, माँ के बिना बच्चे पलते हैं क्या? आप दोनों माँ बेटे एक जैसा सोचते हैं। इतना कहकर नित्या रो पड़ी। मीना जी भावनाओं के उद्वेग में आकर बोल पड़ी, ना ना रोते नहीं, मेरी किडनी दे देना मेरी पोती को। इस उम्र में मैं और जीकर क्या करूंगी, मेरी जिंदगी मेरे बच्चों के काम आ जाएगी। नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। वैसे आपकी किडनी मैच हो गई है रिया से, मतलब हो जाएंगी, आखिर आप दादी हैं उसकी। इतना कहकर वह चुप हो गई थी। थोड़ी देर बाद नित्या चली गई थी। मीना जी अब उनके यहाँ आने का कारण जान चुकी थी। प्रतिदिन सुबह माधव के पूछे जाने वाले उस प्रश्न का कारण भी जान गई थी। माँ, कुछ तकलीफ हो रही है, तबीयत ठीक तो है ना? मीना जी सोचती बेटा कितनी चिंता करता है, परंतु बेटा तो माँ की तबीयत बिगड़ने का इंतजार कर रहा था। कुछ दिन पहले ही माधव ने उसका फुल बॉडी चेकअप कराया था। अब पता चला वह चेकअप क्यों कराया गया था। शायद उसी में पता चला होगा कि मीना जी की किडनी रिया को दी जा सकती हैं। अपनी पोती के लिए कुछ भी करने को मीना जी सहर्ष तैयार थी, परंतु अपने बेटे के व्यवहार ने उन्हें आहत कर दिया था। रिया के गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए पूरे परिवार के साथ स्वयं मीना जी भी अपनी मृत्यु का इंतजार करने लगी थी। हर सुबह उन्हें सही सलामत देखकर घर के लोगों के चेहरे पर आई मायूसी मीना जी को भी मायूस कर जाती थी। पारुल भी कई चक्कर लगा चुकी थी, ढके छुपे शब्दों में उसे जल्द ही मृत्यु को गले लगाने का सुझाव भी दे चुकी थी। अब मरना तो मीना जी भी चाहती थी, परंतु इन सांसों पर क्या अपनी मर्जी चलती है? आंसू जो निकलते नहीं उन्हें पोंछूं कैसे, दर्द जो दिखता नहीं उसे बताऊं कैसे। जीने की चाह तो मुझ में अब बची ही नहीं, पर सांस जो रुकती ही नहीं उसे रोकूं कैसे। माँ, अभी तक यहीं खड़ी हो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? माफ करना बेटा, तबीयत ठीक है अभी भी मेरी। माँ, अब तू जा, थोड़ा सोऊंगी। क्या बात कर रही हो माँ, शाम में सोना चाहती हो, फिर रात में क्या करोगी? पता नहीं रात देख भी पाऊंगी या नहीं। माँ, मैं भैया को बुलाती हूँ। नहीं, थोड़ा सोऊंगी तो ठीक, चल जा। ठीक है माँ, तुम सो जाओ, मैं जाती हूँ। लाख चाहते हुए भी पारुल अपनी आवाज में प्रसन्नता के पुट को छुपा नहीं पा रही थी। बाहर निकलकर अपने भाई के साथ कानाफूसी में लग गई थी, परंतु वह कानाफूसी भी इतनी तेज थी कि मीना जी के सुप्त होते कानों ने भी सुन लिया था। भैया, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लगता है ज्यादा समय नहीं है। चुप कर पारुल, 6 महीने पहले भी तूने यही कहा था, तेरे कहने पर ही हम यहाँ आए थे। अरे भैया नहीं, अब कुछ समय तो लगेगा ही, पर इस बार पक्का है। पारुल, 3 दिन पहले भी यही कहा था तुमने, नित्या भी आ गई थी। नहीं भाभी, वही तो कह रही हूँ। माँ आज बड़ी बहकी बहकी बातें कर रही है। आज की रात तो पारुल, मेरी बहन, खुशी से चीख पड़ा था माधव। भैया, रिया के ऑपरेशन के बाद अपना वादा याद है ना आपको? हाँ भाई, याद है मुझे। घर का सौदा तो विपुल जी ही करा रहे हैं ना, तेरे ही पति है ना वो, फिर तेरा हिस्सा कहाँ जा रहा है? क्या भैया? आज नागेश जी के द्वारा सुनाई गई कहानी याद आ रही थी मीना जी को।
कुछ लोग चाहते थे कि एक पेड़ सूख जाए। उन्हें इस पेड़ की लकड़ियाँ चाहिए थी, परंतु वे उसे काट तभी सकते थे जब वह सूख जाए। उन्होंने आपस में कुछ सलाह की और झुंड बनाकर रोज उस पेड़ को गालियाँ देने लगे। धीरे धीरे पेड़ सूखने लगा और आखिरकार पूरी तरह सूख गया। स्वयं को अवांछित पाए जाने का एहसास कितना भयानक होता है, यह मीना जी अच्छी तरह जान गई थी। लेटे लेटे ही मीना जी खिड़की की तरफ ताकने लगी थी। चांदनी रात में पेड़ साफ दिख रहा था। ठहरा हुआ पतझड़, उस पर ठहरी हुई मीना जी की आंखें, और फिर अंततः ठहर गई उनकी सांसें। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है।